ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप जानते हैं कल रात में हमने इसके जैसा का रेलवे समान ज्ञान का बायोलॉजी का पार्ट 1 किया था। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ इन सभी का PDF में डालते रहता हूँ। तो चलिए, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, लाइक अच्छा लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और ये कंटिन्यू फटाफट चलेंगे, ठीक है। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, यानी जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जब एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संकरण कहा जाता है, यानी दो पौधों के बीच जब जो क्रॉस कराया जाता है उसे एकल संकरण कहते हैं। मेंडल के अनुसार विपरीत स्वरूप वाले एलेल्स एक पीढ़ी में यदि साथ हो जाते हैं तो अगले पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक पीढ़ी में साथ होगा तो अगला पीढ़ी में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। RNA की खोज सेबोरो ओकावा, रॉबर्ट हॉली और कार्ल बोसन ने की थी। चलिए, राइबोसोम RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है और RNA का पूर्ण रूप जो होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है और RNA प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। RNA में थायमिन क्षारक इकाई की जगह यूरेसिल इकाई आ जाती है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल RNA, tRNA और mRNA, ठीक है। रिट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट, अपवाद स्वरूप कुछ वायरस, एक्स वायरस, HIV, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में यह आनुवंशिक पदार्थ है। कंकाल दो प्रकार के हैं, बाह्य कंकाल तथा अंतर कंकाल होते हैं। बाह्य कंकाल वातावरण से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बाह्य कंकाल के अंतर्गत त्वचा द्वारा निर्मित संरचनाएं आती हैं। बाल, नाखून, पंख, सींग, खुर आदि बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। अतः कंकाल के अंतर्गत हड्डी और उपास्थि आते हैं, ठीक है। अंतः कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है ना, यानी जो बच्चा जन्म लेता है नवजात। मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। मानव कंधों में 4 तथा कमर में 2 हड्डियां होती है। हाथ में 30, दोनों हाथ में 60, एक हाथ में 30 तथा पैर में 30, तो दोनों पैर में कितना हो जाएगा, 60, यानी एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 60, एक पैर में 30, एक पैर में 30, यानी कि 60, ठीक है। हड्डियां में 58% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की संख्या 14 होती है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कुल 33 कशेरुकी होती हैं और मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की संख्या 24 होती है। एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी में भी कुल 33 कशेरुकी होती है और हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम है। हड्डियों के अंदर अस्थिमज्जा पाई जाती है जहां लाल रक्त कण तथा श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। पक्षियों की हड्डियां जो होती है ये खोखली होती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य में एटलस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है और टेंडन एक प्रकार का उत्तक है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। तलवा की हड्डी को मेटाटार्सल कहते हैं और हमारा मस्तिष्क 8 हड्डियों से घिरा हुआ है और लिखते समय 8 हड्डियों का उपयोग किया। अगर आप लिख रहे हैं तो 8 हड्डियों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये स्टेपी यानी कि मध्य कान के अंदर होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस और मैक्सिमम कूल्हा की मांसपेशी है और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है और फीमर शरीर में जांघ में होता है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर का होता है। उपास्थि नाक में पाया जाता है। टिबिया हड्डी पैर में पाया जाता है और शरीर का सबसे कठोर भाग दांत के ऊपर का एनामेल होता है और मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं 2 बार जन्म लेते हैं, यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार जन्म लेते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को
लिगामेंट्स कहते हैं। और ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के ऊपरी बाह में होती है और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मुस्कुराने में मुख की 12 पेशियां कार्य करती है। आप मुस्कुराते हैं तो आपके मुख की 12 पेशियां कार्य करती हैं। जीव जंतुओं में अपने समान नए जीव उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अलिंगी प्रजनन में जनक कोशिका भाग नहीं लेते हैं। और मुकुलन यानी कि बडिंग में जीवों के शरीर से कलिका यानी कि वर्ष निकलती है जो टूट कर नया जीव बनाती है, जैसे हाइड्रा इत्यादि। कायिक या वानस्पतिक जनन एक ऐसा प्रजनन है जो शरीर के अंगों द्वारा होता है, जैसे आलू, गन्ना, गुलाब आदि। मनुष्य के यकृत में रीजेनरेशन की क्षमता होती है। लैंगिक जनक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन कोशिका या गेमेट्स भाग लेते हैं। ठीक है। सेक्स हार्मोन का पता सबसे पहले सैमुअल कुहल ने लगाया था। एक अनिषेचित मानव अंडाणु में सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। कितना होते हैं? एक्स क्रोमोसोम होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कॉर्पस लुटियस द्वारा होता है। स्त्री में द्वितीयक यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। पुरुष के जनन अंगों के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। अंडकोश के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना, लिंग द्वारा शुक्राणुओं को योनि में डालना और शरीर में पुरुष उत्तेजित द्रव बनाना। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के निर्माण को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्पर्म के निर्माण को नियंत्रित करता है। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष में लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज़ आदि। ये सब टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्रजनन आदि के वृद्धि व विकास को नियंत्रित करता है। मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग अंडाशय है। इसकी संख्या 1 जोड़ा होती है। फीमेल सेक्स हार्मोन का मुख्य कार्य महिलाओं में लैंगिक लक्षणों को विकसित करना है। स्पर्म और ओवा को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और मनुष्य में निषेचन की क्रिया अंडा वाहिनी में होती है। अंडाणु का निषेचन फिलोपियन ट्यूब में होता है। जाइगोट वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और एक झिल्ली द्वारा गर्भाशय से जुड़ जाता है। इस झिल्ली को प्लेसेंटा कहते हैं। अम्नियोसेंटेसिस एक परीक्षण की विधि है जिसके द्वारा भ्रूण के लिंग का निर्धारण तथा भ्रूण में आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है। और सर्वाधिक भ्रूण हत्या हरियाणा राज्य में होता है। देख लीजिए, सर्वाधिक भ्रूण हत्या जो होता है यह हरियाणा राज्य में होता है। लिंग निर्धारण के लिए किसी भी प्रकार का परीक्षण पूरे भारत में 1 जनवरी 1996 ईस्वी से प्रतिबंध है। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। लिंग के निर्धारण के लिए सजा का प्रावधान 1 लाख रुपया और 7 वर्ष कैद या दोनों रखा गया है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी एक परीक्षण की विधि होती है। और तंत्रिका तंत्र के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन 2 प्रकार का होता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सूचना को मस्तिष्क से शरीर की ओर ले जाता है, जबकि सेंसरी न्यूरॉन सूचना को शरीर से मस्तिष्क की ओर ले जाता है। न्यूरॉन की ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज तथा निचली सतह पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूरॉन के द्वारा रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति भ्रूण को करता है। मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम या 1450 ग्राम हो सकता है इन दोनों के बीच। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है, यानी कि सेरेब्रम कहलाता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इत्र की तीखी सुगंध की पहचान मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है। सुख दुख, भूख प्यास, ठंडा गर्म का अनुभव एवं नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है यही सुख दुख, भूख प्यास इसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। सेरेबेलम का कार्य शरीर का संतुलन तथा सर्वाधिक क्रिया का नियंत्रण है। नेक्स्ट, मेंडुला का कार्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे श्वसन, परिवहन, रक्तदाब, पाचन आदि करना है। मानव मस्तिष्क का वह भाग मेडुला ऑब्लोंगाटा है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है। एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का सेरेब्रम तथा सेरेबेलम तत्कालीन गड़बड़ हो जाता है। मेडुला श्वसन दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जीव जंतुओं में जैविक क्रिया के दौरान हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि। यूरिया उत्सर्जन करने वाले पदार्थ को यूरोटेलिक कहते हैं, जैसे मनुष्य, मेढक इत्यादि। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले पदार्थ को
एमोन एमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे मछली, अमीबा आदि। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जित अंग किडनी है जो मूत्र बाहर निकालते हैं। इसके अलावा त्वचा भी है जो पसीना बाहर निकालता है। यकृत भी एक उत्सर्जित अंग है जो बाइल पिगमेंट और यूरिया को निकालता है। किडनी का भार 150 से 170 ग्राम होता है और किडनी के आकार की बात की जाए 10 गुना 6 गुना 4 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी पेरिटोनियम नामक अवस्था में पाया जाता है। किडनी के 2 भाग कॉर्टेक्स तथा मेडुला में विभक्त होता है। किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक यूरिक एसिड होता है और गुर्दे का कार्य रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। प्रत्येक किडनी से एक नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, जो मूत्राशय में खुलती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। आंतरिक रूप से किडनी के अंदर धागे की तरह संरचना पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में से 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किडनी की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। किडनी का कार्य रक्त को छानना या मूत्र का निर्माण करना है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के लिए प्रत्यारोपण या डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किडनी में स्टोन के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मनुष्य के शरीर में 3 जगह किडनी में, लीवर में और अग्नाशय में पत्थर बनता है। हमारे शरीर में एक दिन में औसतन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के पिगमेंट के कारण होता है। मूत्र में यूरिया 2.7% होता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रोटीन लेता है तो वह अधिकांशतः यूरिया उत्सर्जित करता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर बढ़ जाती है और मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग श्वसन क्रिया में होता है और श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प निकलती है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनॉक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वह श्वसन कुछ सूक्ष्म जीवाणु, अंतःपरजीवी, आरबीसी, मांसपेशी आदि में द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के दौरान 2 चरणों में टूटकर ऊर्जा विमुक्त करती है और लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर में थकावट होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज होता है और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में होती है जिसके दौरान 8 एटीपी ऊर्जा निकलती है। क्रेब्स साइकिल क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जिसके दौरान 30 एटीपी ऊर्जा निकलती है और ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 30 + 8 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु टूटने से मात्र 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। अमीबा शरीर के सतह द्वारा सांस लेते हैं। केंचुआ शरीर के सतह या त्वचा से शोषण करता है। क्रिट ट्रेकिया से शोषण करती है और मछलियों में शोषण हेतु अंकुलम, गिल्स या गलफरा है। मेढक मुख, गुहा या त्वचा फेफड़ा से सांस लेता है। सरीसृप फेफड़ा से सांस लेता है। पक्षी फेफड़ा से सांस लेता है। स्तनधारी फेफड़ा से सांस लेता है। लैरिक्स ध्वनि उत्पाद अंग है, उसे फाउंड बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग को सेरिक्स कहते हैं। फेफड़ा एक आवरण से घिरा होता है जिसे प्लियूरा कहते हैं और सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ग्रहण करते हैं। सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन 16% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% निकलता है और सांस लेने और छोड़ने में लगा समय श्वसन दर कहलाता है और ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ने से श्वसन दर बढ़ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से भारी और जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है जिसके कारण दम घुटने से मृत्यु होती है। वयस्क में श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है और नवजात में श्वसन दर 29 से 32 बार प्रति मिनट होता है। एक बार सांस में खींची गई हवा की मात्रा 500 ml होती है और खिलाड़ी को दौड़ने के तुरंत बाद ग्लूकोज का शरबत दिया जाता है। विटामिन, जल, लवण आदि से ऊर्जा नहीं निकलती है।
ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि भोजन का अधिकांश भाग 70% कार्बोहाइड्रेट होता है और सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र मुख गुहा, अमाशय, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत है। और मुख गुहा में 3 संरचनाएं दांत, जीभ तथा लार ग्रंथि होती है और मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। इनामेल के कारण दांत का रंग सफ़ेद होता है और 5 वर्षों के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।